फेमा में है ना, ऑलरेडी जो ईसीबी आरटीपी में आया था वो डिस्कस 6 मिनट में रिविजन करा के कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर। दूसरा मैंने फेमा का एक्ट जो था, मेन एक्ट अपनी जो था वो मैंने डिस्कस कर लिया। अभी मैं 3 ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इंक्लूड हुए थे, इंक्लूसिव। फर्स्ट था इसमें इंपोर्ट का डिक्लेरेशन, दूसरा था ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और तीसरा था ईसीबी। ठीक है, तो ये तीनों मैं अभी डिस्कस करूंगी जो इंक्लूजन में आए थे वो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मॉड्यूल में लास्ट में है जो भी इंक्लूड हुआ था वो, या फिर मैंने हैंड रिटन नोट्स जो शॉर्ट में बहुत ही वो समरी, बहुत ज्यादा समरी है, वो मैंने 6 पेज होंगे शायद, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यू कैन रेफर इट। अब यहाँ पर जो था सबसे पहले इंपोर्ट का डिक्लेरेशन क्या है। अगर इंसान ने एक्सपोर्ट किया था तो बोला था इतने टाइम में आपको क्या करना है, पेमेंट मिलना चाहिए। तो बोला कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो पेमेंट भी तो कर लो, 6 महीने में पेमेंट कर लो। अच्छा, 6 महीने में अगर हम लेट हो जाते तो बोला एडी से परमिशन ले लो। अगर डिस्प्यूट चल रहा है या फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है हमारे तो हम पे नहीं कर पा रहे, एडी बोलेगा 3 साल तक का वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक का वो क्या कर सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है। एडी के पास ये पावर तब नहीं रहेगा जबकि सीबीआई के पास आपके केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या फिर 1 साल से ज्यादा का आप एक्सटेंशन मांग रहे हो जबकि अमाउंट आपका 1 मिलियन से भी कम है। ठीक है, 1 मिलियन और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस से भी कम है, तो फिर आपको एडी एक्सटेंशन नहीं दे सकता। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये भी बोला था कि एक कोई डायरेक्टर है, आपकी कंपनी है, आपने एक डायरेक्टर को आपके बाहर की कोई ब्रांच है वहां पे अपॉइंट कर रखा है, वो यहाँ पे आया है। ठीक है, वो मीटिंग अटेंड करे तो उसको सिटिंग फीस दो, रेम्यूनरेशन भी दो, इवन उसको जो सर कमीशन बनता है वो भी दो। ठीक है, लेकिन तब जब एमओए एओए में पास करवाए और साथ में रेजोल्यूशन भी पास हो जाना चाहिए, ये बोला था। साथ में अब एक इंपोर्ट के लिए ये भी बोला था कि जैसे आप इंपोर्ट के लिए जैसे एक्सपोर्ट के लिए डिक्लेरेशन दे रहे थे, इंपोर्ट के लिए भी अब डिक्लेरेशन लिख के दो। ठीक है, क्या यूज है, किस पर्पस के लिए आपने इंपोर्ट किया है, कितना अमाउंट, कितना रॉ मटेरियल आपने इंपोर्ट किया है, गुड्स वगैरह वैल्यू। लेकिन अगर इतना चेंदी 10,000 यूएसडी जितना ही आपका अमाउंट हो रहा है, सारे करेंसी नोट, बैंक, ट्रैवलर चेक सबको मिला के 10,000 यूएसडी से कम का अमाउंट है तो फिर रहने दो, डिक्लेरेशन मत दो। फिर बोला है कि अगर सिर्फ और सिर्फ करेंसी नोट है तो फिर आप 5,000 यूएसडी डॉलर जितना, मतलब अगर करेंसी नोट इकलौता है 5,000 यूएसडी डॉलर जितना है तो मत दो, डिक्लेरेशन चलेगा। एक बार इसमें बोलिए इंपोर्ट ऑफ द इंडियन करेंसी, डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए उसमें, लास्ट में 100 होना चाहिए, मतलब लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। आप ऐसा अमाउंट नहीं ले सकते 21567, ये क्या अमाउंट होता है, 215675335, तो लास्ट में 2 जीरो। मेरे हिसाब से मैंने ये इंटरप्रेट किया है, बहुत सारे टीचर्स ने इसको अप टू 10 100 मतलब 100 रुपए, अब 100 रुपए जितना तो कैसे हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता कि टीचर्स क्यों बोल रहे हैं कि डिनोमिनेशन अप टू 100 का मतलब होगा कि आप INR 100 मतलब 90 या इतने रुपए ले सकते हो। नो, आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से डिनोमिनेशन 100 मतलब लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए उसमें अमाउंट में। इम्पोर्ट ऑफ गारंटी, गारंटी अगर दी है, ठीक है, तो अगर गारंटी दी है, इसमें एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप ये हमेशा याद रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है वो, या फिर गवर्नमेंट खुद ही अभी वो गारंटी दे रहे हैं, उनको ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, उनको क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना करना, US डॉलर 1 लाख जितना, 1 लाख US डॉलर जितना गारंटी है, बिना परमिशन के आप आराम से गारंटी दो, लेकिन US डॉलर 1 लाख से ज्यादा का गारंटी एक बार अप्रूवल ले लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। अच्छा, लेकिन अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, कोई और है, तो अगर मैक्सिमम आपको कितना 5 लाख ही परमिट है, 5 लाख US डॉलर जितना आप क्या कर सकते हो, गारंटी दे सकते हो। वो कितना बोला, 1 लाख US डॉलर जितना तो बिना परमिशन, और 1 लाख से ज्यादा परमिशन। यहाँ पे बोला है ना परमिशन ना बिना परमिशन, सीधा एक ही अमाउंट है 5 लाख US डॉलर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन ईसीबी। ईसीबी भी एक नया कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया था अपने इस चैप्टर में। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होता है क्या, लोन लेना होता है अपने को आउटसाइड इंडिया से, वहां पे रेट वगैरह कम होगी तो हमको जरूरत पड़ी, हमने बाहर से लोन लेने का सोचा तो इसमें 3 ट्रैक्स बता रखे हैं। फर्स्ट है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म लोन कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, ये होगा, इसका मेच्योरिटी होगा 3 to 5 years। लेकिन अगर वो रूपी डिनोमिनेटेड मैनेजमेंट सेक्टर वाला है तो मेच्योरिटी पीरियड होगा 1 year। अगर लॉन्ग टर्म वाला है तो 10 साल का मेच्योरिटी पीरियड, और अगर इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड लोन है तो वो हो जाएगा मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 to 5 years, और अगर मैनेजमेंट सेक्टर वाला है तो 1 year। ठीक है, ये ईसीबी के क्या थे, मेच्योरिटी पीरियड। अब इसमें बोल रखा है रूट ऑटोमेटिक और अप्रूवल, ये तो हमको पता है ये, लेकिन इसमें बोला है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस थे जहाँ पे कितने अमाउंट तक ऑटोमेटिक चलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट या फिर एनबीएफसी है तो 750 US डॉलर ईसीबी तक ऑटोमेटिक चलेगा। माइक्रो फाइनेंस है तो छोटा अमाउंट मतलब 100 US डॉलर तक
ऑटोमेटिक चलेगा। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी है, आप कितना लोन लो, बोला है $200 तक ऑटोमेटिक रूट से चलेगा। उससे ज्यादा है तो आपको क्या अप्रूवल पे जाना पड़ेगा। और अदर्स के लिए बोला $500 से ज्यादा अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको किस से जाना पड़ेगा, अप्रूवल रूट से जाना पड़ेगा, ठीक है। ईसीबी में इससे ज्यादा और इम्पोर्टेंट कुछ था नहीं, दो ही चीज, एक तो मेच्योरिटी पीरियड था लॉन्ग टर्म वाला, एक मीडियम टर्म वाला, और एक इंडियन रुपी वाला जिसमें 3 to 5 ईयर्स तो थे, लेकिन 1 ईयर था अगर वो क्या हो जाता है मैनेजमेंट सेक्टर वाला होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए 10। और साथ में फिर इसमें कुछ लिमिट बताई थी ऑटोमेटिक और अप्रूवल के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा होता है 750, माइक्रो वाला छोटा होता है 100, उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 200 और बाकी का $500, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं इसमें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, देखो ओवरसीज डायरेक्ट तो ठीक है, बाहर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब हमारी इंडिया की कंपनी है ना, वो ज्वाइंट वेंचर और सब्सिडरी बनाने की कोशिश करिए बाहर की किसी कंपनी को, तो वो क्या करेगी, इक्विटी लेगी या लोन लेगी, ऑब्वियसली वो इक्विटी लेंगी। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है ना, दिस इज फॉर इक्विटी, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है। वहाँ के इक्विटी शेयर होल्डर या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आप लेने वाले हो, वो भी 100%, तो होली और सब्सिडरी बन जाएगी। अगर आपने कम लिया तो फिर वो ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब इसमें बोला है कि अगर आप गारंटी देते हो तो ठीक है 100%, लेकिन अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी है, व्हाट वी मीन बाय परफॉर्मेंस गारंटी, देखो परफॉर्मेंस गारंटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपने कोई लोन नहीं चुकाएगा तो हम चुकाएंगे, वो बात नहीं बोली। तो क्या बोला, अगर उसने ये गुड्स पे नहीं किए या ये सर्विसेज पे नहीं किया या ये शेयर आपको इशू नहीं किए या ऐसा कुछ भी परफॉर्म करना था काम वो नहीं किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो उसने कंप्लीट नहीं किया, तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे, ऐसी अगर गारंटी होती है परफॉर्मेंस गारंटी। अगर आपने परफॉर्मेंस गारंटी दी है तो बोला 50%, 50% टोटल जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसका 50% चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट, हाँ मतलब इसमें ये भी बोल रखा है कि किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर जीडीआर, एडीआर और ईएफसी है तो उनके ऊपर ये ओसीआई मतलब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। एक प्रोहिबिशन, रियल एस्टेट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते वहां पे, अगर यहाँ पे अपने मना कर रखा है ना फॉरेनर्स का आने का, तो वहां पे भी अपने को रेस्ट्रिक्शन है, तो रियल एस्टेट में नहीं चलेगा, ठीक है। उसके अलावा तो अपना मेनली जो था इसमें वो गारंटी का था 100% आपको इक्विटी हो चाहे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, तो गारंटी हो उसमें 100% और परफॉर्मेंस गारंटी 50% होगा। और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन अपन ने देख ली। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो वहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू या फिर मार्केट से परचेस कर सकते हो या फिर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू परचेस कर सकते हो वहाँ के शेयर्स, ठीक है। तो तीनों ही टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए 7 मिनट्स में। पहला था इम्पोर्ट का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या यूज है, कितनी वैल्यू का गुड्स है, 6 महीने में पेमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल एक्सटेंड कर सकते हैं। 3 साल का एक्सटेंशन तब नहीं मिलेगा जब क्या है, या तो सीबीआई के पास इंक्वायरी चल रही है या फिर 10% ऑफ द एवरेज अमाउंट और $1 मिलियन से कम का अमाउंट है। और साथ में इम्पोर्ट के अंदर बोला था 10,000 का डिनोमिनेशन, अगर बैंक चेक और ट्रैवलर चेक और करेंसी नोट सब है तो $10,000 तक डिक्लेरेशन मत दो, $5,000 तक अगर करेंसी नोट ही है तो, और 100 के डिनोमिनेशन में आने चाहिए अमाउंट, अगर रुपीज में है तो गारंटी आप दे सकते हो, लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन वगैरह पास होना चाहिए। मेनली गारंटी के लिए बोला था पीएसयू इसमें, ठीक है। इम्पोर्ट के लिए गारंटी में बोला था पीएसयू गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो $1 लाख तक है तो क्या चलेगा, बिना अप्रूवल के चलेगा। $1 लाख से ज्यादा अगर गवर्नमेंट या पीएसयू दे रही है गारंटी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल ले लेना। अगर कोई है तो मैक्सिमम $5 लाख तक क्या ले सकती है गारंटी। फिर जो है ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए बोला था टाइम पीरियड, ट्रैक 1 के लिए मीडियम टर्म के लिए कितना मेच्योरिटी पीरियड था, मेच्योरिटी पीरियड 3 और 5 ईयर्स, और मैनेजमेंट सेक्टर के लिए हमेशा 1 ईयर। और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रैक 2 में बोला था 10 ईयर्स तक, और ट्रैक 3 में बोला था इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए मेच्योरिटी पीरियड 3 to 5 ईयर्स। अब रूट क्या था, अप्रूवल और ऑटोमेटिक। अप्रूवल में क्या बोला था, सॉरी ऑटोमेटिक में क्या बोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट 750 तक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट $200, माइक्रो है $100 और बाकी सब में $500 तक ऑटोमेटिक था, ठीक है। फिर इसमें ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप इक्विटी ले रहे हो या तो प्राइवेट प्लेसमेंट से या फिर क्या है शेयर्स वगैरह ले रहे हो, जॉइंट वेंचर बना रहे हो, होली ऑन सब्सिडरी बना रहे हो, ठीक है। सब में 100% चलेगा। इक्विटी प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस पर अगर परफॉर्मेंस गारंटी है तो आपको 50%। और रियल एस्टेट में प्रोहिबिटेड था और नॉट एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ओडीआई एप्लीकेबल नहीं होता है, जीडीआर, एडीआर, ईसीपी इस पे, ठीक है। ये पूरा अपना हो गया जो भी अपना इंक्लूजन हुआ था जो नोटिफिकेशन में आया था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।